Bismillahirrahmanirrahim. Okay, so moving to the next chapter of our book, which is chapter number 14, Minimal Access Gynecological Surgery, a very interesting subspecialty of our gynae, which is minimal access surgery. ये बहुत इंटरेस्टिंग एक फील्ड है, एडवांसिंग है. पेशेंट को कुछ स्कार नहीं, छोटा सा इंसिजन और पेशेंट नेक्स्ट डे द पेशेंट इज़ गोइंग होम. तो एक ही बड़ी ज़बरदस्त बात होती है. Question number 1. You are demonstrating a laparoscopic myomectomy procedure to your minimal access surgery module trainee. What is the most serious complication? लेप्रोस्कोपिक वैसे भी मायोमेक्टमी हमें पता है सबसे ज़्यादा मेजर कॉम्प्लिकेशन जो है वो ब्लड लॉस ही होता है. तो इसमें भी लेप्रोस्कोपिक मायोमेक्टमी में भी यही रिस्क है. जो इन्होंने डाटा कलेक्ट किया है उसके अकॉर्डिंग भी उन्होंने यही देखा है कि द मोस्ट सीरियस इवेंट जो है दैट इज़ हैमरेज. और दूसरा फिर सिर्फ 3 केसेस में वैसे उनको ब्लड ट्रांसफ्यूजन करनी पड़ी. क्वेश्चन नंबर 2. You are demonstrating laparoscopic hysterectomy to one of your trainees. What is the most common surgical complication with this procedure compared to abdominal hysterectomy? तो इसमें भी यही है कि मेजर इंट्राऑपरेटिव हैमरेज है. उन्होंने जो डाटा कलेक्ट किया 37, क्योंकि अभी ये नॉन रैंडमाइज कंट्रोल्ड इन्होंने डाटा कलेक्ट किया है, लेकिन फिर भी वो ये बता रहे हैं द इंसिडेंस ऑफ मेजर ऑपरेटिव हैमरेज वॉज सिग्निफिकेंटली हायर फॉर लेप्रोस्कोपिक टेक्निक्स देन फॉर एब्डोमिनल हिस्टेरेक्टमी. खैर अभी क्योंकि एक्सपर्टीज़ इतनी ज़्यादा आ गई हैं तो लेप्रोस्कोपिक सर्जरी में भी ब्लड लॉस बहुत कम होता है, फ्यू ml मैक्सिमम होता है अगर सही तरीके से की जाए तो. यू आर डेमॉन्स्ट्रेटिंग लेप्रोस्कोपिक हिस्टेरेक्टमी टू वन ऑफ योर ट्रेनीज. व्हाट इज़ द मोस्ट कॉमन सर्जिकल कॉम्प्लिकेशन विद दिस प्रोसीजर कंपेयर टू वजाइनल हिस्टेरेक्टमी. तो उसमें क्योंकि जो हम वजाइनल हिस्टेरेक्टमी कर रहे होते हैं और जो लेप्रोस्कोपिक हिस्टेरेक्टमी कर रहे होते हैं दोनों में ही कोई उन्होंने कहा कि कोई ख़ास डिफरेंस देखा नहीं गया कॉम्प्लिकेशन का या हैमरेज का भी. क्वेश्चन नंबर 4. वाइल रिव्यूइंग द आउट पेशेंट केसेज योर जूनियर कॉलीग wants to discuss the management of an ovarian cyst in a woman who is 35-year-old. What is the cyst size at which laparoscopic management should be a cost-effective procedure? इसमें ना 4 एल्गोरिथम्स हैं. एक जो है वो एडोलेसेंट्स का है, एक प्री मीनोपॉजल का, एक पोस्ट मीनोपॉजल का और एक विद प्रेगनेंसी का. तो वो चारों में आप लोगों से आप लोग कहेंगे तो मैं शेयर भी कर दूंगी. और इनको हमने एग्ज़ाम में इन चारों में से ही आते हैं अलग अलग सिनेरियो. तो आपने इन चीज़ों का बहुत ख्याल रखना है कि पेशेंट की एज क्या है, पेशेंट प्रेग्नेंट है या नहीं है, और उसके अलावा ये कि साइज़ क्या है सिस्ट का. और उसके अलावा आपने ये ज़रूर देखना होता है कि उसमें सिस्ट में फ़ीचर्स बताए हुए होते हैं कि वो फ़ीचर्स क्या हैं. समटाइम्स फ़ीचर इंपॉर्टेंट होता है, फिर साइज़ आपका जो है वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं रहता. आपने उसके अंदर वो जो डिफरेंट फीचर्स M रूल और B रूल वो भी हमने ज़रूर आगे एक दफ़ा रिवाइज़ करने हैं. उसमें से वैसे अभी तक इतने ज़्यादा MCQs नहीं आए हैं, लेकिन इन चारों एल्गोरिथम्स में से बहुत MCQs आते हैं जो हमारी गाइडलाइन के. खैर आपने बस ये याद रखना है कि अगर 5 जो है सेंटीमीटर, ठीक है, विच इज़ 50 mm से कम है या उतनी है तो हमने उन पेशेंट को कुछ नहीं कहना, वो स्पॉन्टेनियसली रिजॉल्व हो जाएगी. कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट रीअश्योर कर दें. और अगर 7 सेंटीमीटर या उससे कम है तो फिर हमने उनका ईयरली फॉलोअप करना है. और अगर 7 सेंटीमीटर से बड़ी है, नॉट 7 सेंटीमीटर इसके अंदर इंक्लूडेड है ईयरली वाले फॉलोअप में. 7 सेंटीमीटर से बड़ी है फिर आप फर्दर इमेजिंग करेंगे और अगर आपको ज़रूरत महसूस होती है फिर आप लेप्रोस्कोपी कर देंगे, लेप्रोस्कोपिक सिस्टेक्टमी. ठीक है, तो ये आप बस ये इसमें आप ये याद रख लें. ये हमारा ये यहाँ पे भी यही लिखा हुआ है, एसिम्प्टोमेटिक सिंपल सिस्ट इन डायमीटर डू नॉट रिक्वायर फॉलोअप, सिस्ट ऑफ द 50 to 70 mm इन डायमीटर रिक्वायर फॉलोअप. ठीक है, वो मैंने आपको बता दी ईयरली होगा. और सिस्ट जो 70 mm से बड़ी होंगी उनके लिए या तो आप फर्दर इमेजिंग कर लें या फिर सर्जिकल इंटरवेंशन कर लें, वो आपकी मर्ज़ी है और पेशेंट की मर्ज़ी है. ठीक है, और जो है लेप्रोस्कोपिक वैसे भी मैनेजमेंट कॉस्ट इफेक्टिव ही होती है. अर्ली डिस्चार्ज एंड रिटर्न टू वर्क होता है पेशेंट का. Question number 5. You are performing an outpatient hysteroscopy while investigating postmenopausal bleeding. ठीक है, तो postmenopausal पेशेंट में भी ये मसला होता है कि उनकी जो देख लेते हैं हम. मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ द फेलियर टू ऑब्टेन अ गुड व्यू ऑफ द कैविटी इज़ द फेलियर टू एंटर. डिफ़िकल्ट एंट्री होती है, उनकी सर्विक्स स्टेनोज्ड हुई होती है. डिफ़िकल्ट एंट्री अकर्ड अकाउंटिंग फॉर 50% ऑफ द कॉम्प्लिकेशंस. काफ़ी हाई है, यानी कि ये हर एक में से 2 में से 1 में आप एंटर ही नहीं हो पा रहे, तो ये काफ़ी ज़्यादा है. सिस्टमैटिक रिव्यू ऑफ ओवर 26,000 केसेज फाउंड दैट फेलियर इन द आउट पेशेंट सेटिंग वर
एट्रीब्यूटेड टू आइदर टेक्निकल प्रॉब्लम्स, ठीक है, यानी कि स्टेनोसिस है या कोई एनाटॉमिकल फैक्टर है या फिर कोई स्ट्रक्चरल एबनॉर्मेलिटी है या फिर पेशेंट है, क्योंकि हम आउट पेशेंट बेसिस में कर रहे हैं तो पेशेंट से पेन टॉलरेट नहीं हो रहा होगा, हमने उनको कोई एनेस्थीसिया तो दिया हुआ नहीं होता, हल्का फुल्का एनाल्जेसिया खा के आई हुई होती हैं वो, या फिर वो कहते हैं कि आप इंस्टिल कर दें लोकल, तो उससे भी फ़ायदा हो जाता है। द मोस्ट फ्रीक्वेंट कॉम्प्लिकेशन ऑफ द ऑपरेटिव हिस्टेरोस्कोपी इंक्लूड हेमरेज, ठीक है, 2.4% और यूट्राइन परफोरेशन भी इसमें हो जाती है, और सर्वाइकल लेसिरेशन और एक्सेस फ्लूइड जो है वो भी जा सकता है, जो हम मीडियम यूज़ कर रहे होते हैं डिस्टेंशन के लिए, अगर हम उसका इन और आउट का वो हिसाब किताब ना रखें कि हम जितना अंदर दे रहे हैं वापस कितना आ रहा है, उसको मेजर करना होता है, हमने फ्लूइड डेफिसिट कैलकुलेट भी करना होता है। क्वेश्चन नंबर 6, 29 year old woman comes for her scheduled antenatal care appointment. She is 36 weeks pregnant. She had an hysteroscopic resection of her uterine septum because of a recurrent pregnancy loss. All her antenatal visits have been normal. What is your plan for her delivery? अभी antenatally वो बिल्कुल जो है कोई complications है नहीं, तो हमने उनको ऑफ़र करना है चॉइस ऑफ द वेजाइनल वर्सेस सिजेरियन सेक्शन डिलीवरी। तो वो यही कह रहे हैं कोई इसमें अगर कोई ओपिनियन और गाइडलाइंस नहीं है, द पेशेंट शुड बी काउंसिल फॉर वेजाइनल डिलीवरी वर्सेस सिजेरियन सेक्शन। इसमें जो है वेजाइनल डिलीवरी सीम सेफ बट रेयर सीरियस कॉम्प्लिकेशंस, उसमें कॉम्प्लिकेशन यही वो सस्पेक्ट कर रहे हैं ना कि या तो रप्चर हो सकती है यूट्रस या प्लेसेंटा जो है वो एक्रीटा इनक्रीटा हो सकता है, लेकिन वो कह रहे हैं कि वो बहुत जो है रेयर हैं जो ये वाली कॉम्प्लिकेशंस का इंसिडेंस है, तो शी कैन गो फॉर वेजाइनल डिलीवरी एज वेल। Question number 7, you are planning a laparoscopic adhesion lysis procedure for a 28-year-old woman who had a secondary infertility, previous pelvic inflammatory disease and 2 cesarean section procedures। मतलब आपको बता रहे हैं कि इनफर्टिलिटी भी है, जब इनफर्टिलिटी होती है और साथ में हिस्ट्री भी है, तो हमने जो है कुछ ऐसा करना होता है कि फर्दर एडिजन ना भेजने के लिए हम एक दफ़ा तो अगर एडिजन लाइसिस कर रहे भी हैं तो हमने कुछ ऐसा करना होता है कि फर्दर एडिजन लाइसिस ना हो। तो उसमें सबसे अच्छी चीज़ ये है, अभी वैसे खैर इस पर जो है वो रिसर्च चल रही है, सबसे अच्छी बात जो इन लोगों को पसंद है ना वो ये बात है, मेटिकुलस सर्जिकल टेक्निक, ठीक है, इज़ एन एडिक्वेट मीन्स ऑफ प्रिवेंटिंग एडहीजन्स। इसमें आपने टिश्यू को ट्रॉमा कम से कम करना है, हेमोस्टेसिस अच्छा कंट्रोल करना है और इन्फेक्शन नहीं कॉज करनी किसी भी तरह से कंटेमिनेट करके, और उसके अलावा ये कोई फॉरेन मटीरियल ऑब्वियसली हमने कोशिश करनी है कि ना छोड़ें। और 4 randomized कंट्रोल ट्रायल्स उन्होंने किए, लेप्रोस्कोपिक मायोमेक्टमी और लेप्रोटमी के फॉर बिनाइन कंडीशंस डिमॉन्स्ट्रेटेड अ सिग्निफिकेंट रिडक्शन इन द प्रोपोर्शन ऑफ एडहीजन्स विद द यूज ऑफ द हाइलुरोनिक एसिड डेरिवेटिव्स। तो ये अब जो है काफ़ी, अभी तो खैर कोशिश ही कर रहे हैं, रेंडमाइज कंट्रोल ट्रायल्स ही चल रहे हैं, तो लिटिल एविडेंस टू सपोर्ट द यूज ऑफ द फार्माकोलॉजिकल एंड हाइड्रोफ्लोएशन एजेंट्स इंक्लूडिंग आइकोडेक्सटेरिन इन गायनोकोलॉजिकल सर्जरी। अभी तक सिर्फ हाइलुरोनिक एसिड का ही नाम सुनने में ज़्यादा आता है। Question number 8, a 24-year-old primary gravida woman presented for a dating scan which showed a 6 cm right ovarian cyst. A follow-up scan at 15 weeks confirmed an increase in size up to 14 cm. हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं ये कि हमारा अब साइज़ मोर देन 7 cm हो गया है, ठीक है, तो अब हमने सोचना है कि हमने क्या करना है, और हमने यही करना है कि मोस्ट अप्रोप्रिएट मैनेजमेंट की लेप्रोस्कोपिक सिस्टेक्टमी कर देनी है, बिकॉज अब तो काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो गया साइज़। ये इन्होंने मोर देन 7 लिखा हुआ है, वैसे जो है वो यही है कि इफ़ द ट्यूमर इज़ मोर देन 6 सेंटीमीटर इन डायमीटर इट इज़ बेटर टू ऑपरेट and remove during the pregnancy as it may present as an emergency cyst accident or interfere with the birth of the baby. There are no randomized control trial to compare benefits and harm of using laparoscopic surgery for benign tumors of the ovary during pregnancy or on maternal and fetal health. खैर वो हम लोग पढ़ते भी होते थे कि अगर जो है वो डबल हो जाए साइज़ और 20 वीक से कम जो है वो अगर साइज़ प्रेगनेंसी में डबल होता जा रहा है और बहुत रैपिडली ग्रो कर रही है, कोई भी सिस्ट है, तो हमने उसको देखना होता है, या उसमें कोई ऐसे फीचर्स हैं जो कि हमें परेशान कर रहे हैं कि नहीं ये हमें बेनाइन फीचर्स नहीं लग रहे, और दूसरा खैर इनमें तो उन्होंने बता दिया कि बेनाइन फीचर्स हैं और हमने इनको जो है वो रिमूव कर देना है सिस्ट को बिकॉज ऑफ द साइज़ क्योंकि वो काफ़ी ट्रबलसम है, पेशेंट एक्यूट एब्डोमेन के साथ आएगी, एडवांस सिचुएशन के साथ आएगी, तो हमें ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस हो जाएंगी पेशेंट के लिए। क्वेश्चन नंबर 9, a 36-year-old Afro-Caribbean woman with subserosal fibroid is counsel for laparoscopic myomectomy। अभी उन्होंने ना उसमें साइंस बताया हुआ है, ठीक है, सबसीरोजल है यानी कि बाहर पड़ा हुआ है बिल्कुल, और
लेप्रोस्कोपिक माइमेक्टमी कर रहे हैं यूजिंग अ मॉर्सलेटर, शी वुड लाइक टू नो अबाउट द एसोसिएटेड एडवर्स आउटकम्स। अगर हम मॉर्सलेटर यूज़ करते हैं, अब जिस तरह सब सिरोजल फाइब्रॉइड है तो उसमें यही होता है कि पेरिटोनियम सारी साथ पड़ी हुई है, तो उसमें वो सीडलिंग्स जो है वो डिपॉजिट हो जाते हैं और पेरिटोनियल मायोमेटोसिस हो जाता है, ठीक है। कॉजेज फाइब्रोसिस ऑफ द टिश्यू एंड अफेक्ट ऑर्गन फंक्शन, इफ लेफ्ट अनट्रीटेड इट विल रिजल्ट इन कंप्रेशन ऑफ ऑर्गन्स and will destroy the function of the colon, small intestine, stomach and other organs। इसमें ये रिस्क है अगर हम मॉर्सलेटर यूज़ कर रहे हैं फॉर सबसिरोजल फाइब्रॉइड। द डिजीज इज लीथल इफ अनट्रीटेड विद डेथ बाय कैचेक्सिया, bowel obstruction or other types of complications। An earlier systematic review of morcelator-related injuries found 14 non-trivial visceral injuries and 3 patients' death। तो ये हमें पेशेंट को बताना ही होता है, मतलब कि क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं। यू आर स्टार्टिंग योर हिस्टेरोस्कोपी ट्रेनिंग मॉड्यूल एंड आर शोन डिफरेंट डायमीटर हिस्टेरोस्कोप्स। आउट पेशेंट हिस्टेरोस्कोप की क्या डायमीटर होता है ये बस आप याद करें, 2.7 3.5 2.7 3.5, ठीक है, mm की शीट के साथ। अब इसको जो है आप लोग याद करने वाली बातें भी काफ़ी सारी होती हैं एग्जाम में, इसमें तो कोई शक नहीं है। क्वेश्चन नंबर 11, वाइल परफॉर्मिंग अ डायग्नोस्टिक लेप्रोस्कोपी ब्लड वॉज dripping into the pelvis soon after inserting the lateral secondary trocar, quickly filling the operative field। which blood vessel is more likely to be injured, तो ये हम बस याद रखते होते थे डाई, ठीक है, डीप इन्फीरियर एपिगेस्ट्रिक, और जाहिर है ज़्यादा ख़तरनाक हमारी हमेशा आर्टरी ही होती है, तो इफ़ यू डाई इफ़ यू गो नियर डीप इन्फीरियर एपिगेस्ट्रिक आर्टरी, तो ये आप लोग याद रख लें क्योंकि इसमें ना फिर वैसे अब तो खैर इतना ज़्यादा आ चुका है ये और आता भी बहुत है, तो डीप हम भूल जाते हैं, इन्फीरियर एपिगेस्ट्रिक याद रहती है और बस डीप भी याद रखें कि डीप इन्फीरियर एपिगेस्ट्रिक है। ब्लीडिंग फ्रॉम पंक्चर ऑफ द डीप इन्फीरियर एपिगेस्ट्रिक आर्टरी इज मोर सीरियस, ठीक है। द आर्टरी इज एट रिस्क ड्यूरिंग द इंसर्शन ऑफ द सेकेंडरी ट्रोकॉर्स। द डीप एपिगेस्ट्रिक आर्टरीज कैन बी सीन जस्ट लैटरल टू द लैटरल, जो ऑब्लिटेटेड हाइपोगेस्ट्रिक आर्टरीज होती हैं हमारी, उनके बिल्कुल लैटरल बढ़ा हुआ होता है ये जो डीप इन्फीरियर एपिगेस्ट्रिक आर्टरी होती है हमारी। The immediate or delayed appearance of a large abdominal wall hematoma indicates injury to this vessel। Question number 12, a 26-year-old woman is admitted for diagnostic laparoscopy for assessment of the chronic pelvic pain। अब इसमें भी वो डेथ का पूछ रहे हैं कि कितना इंसिडेंस है, तो हमने बताना है 1 in 10,000 है, ठीक है। लेप्रोस्कोपी फॉर क्रॉनिक पेल्विक पेन कैरीज अ सिग्निफिकेंट रिस्क विद एन एस्टिमेटेड risk of death approximately 1 in 10,000 and the risk of the injury to the bowel bladder और ब्लड वेसल जो है वो अप्रॉक्सीमेटली 2.4 in 1000 है, मतलब तीनों का मिला के उन्होंने बताया हुआ है। तो ये भी हमारा एक MCQ है कि तीनों का मिला के कितना रिस्क होता है, ठीक है, अगर ड्यूरिंग हम लेप्रोस्कोपी कर रहे हैं कोई क्रॉनिक पेल्विक पेन की वजह से, ऑफ विच 2/3 विल रिक्वायर लेप्रोटमी। तो ये एक बहुत बड़ा मतलब एक फिगर है कि इनको हमें लेप्रोटमी करनी पड़ेगी इन लोगों की, इन पेशेंट्स की 2.4 में से भी जो हो रही है अगर इंजरी। क्वेश्चन नंबर 13, 42-year-old woman complains of cyclical cramping with or without menses। She had an endometrial abrasion and tubal sterilization 2 years previously। Review of the operative findings showed an uncomplicated procedure। MRI imaging during times of the symptomatic cramping showed blood trapped in the uterine cornua and swollen tube। The diagnosis of the post-ablation tubal sterilization सिंड्रोम वॉज मेड, ठीक है। ये इसका भी पूछते रहते हैं, पहले ये भी क्वेश्चन आ जाता है कि होता क्या है, तो ये होता है पैट्स होता है, ठीक है, PATSS। तो इसमें वो पूछ रहे हैं कि इसका रिस्क कितना होता है, तो इसका रिस्क जो है ना आप 5 to 10% याद रख लें, वैसे 6 to 10% इसका रिस्क है। पोस्ट एब्लेशन ट्यूबल स्टेरिलाइजेशन सिंड्रोम वॉज फर्स्ट, तब इन पता लगा था कि जो पेशेंट आ रहे थे यूनिलैटरल या बायलैटरल पेल्विक पेन के साथ, उनको स्पॉटिंग भी हो रही थी और उन्होंने ये सारा प्रोसीजर पहले कराया हुआ था, एंडोमेट्रियल एब्रेशन कराया हुआ था, और उसके साथ वो ये बता रहे हैं इंसिडेंस उन्होंने बता दिया है 6 to 8% एंड यूजली डेवलप्स 2 to 3 years आफ्टर द एंडोमेट्रियल एब्रेशन। शुरू में नहीं होता। Usually the confirmatory diagnosis is made surgically, however MRI imaging during times of symptomatic cramping, ये भी एक MCQ है कि कराना कब है, जब पेशेंट को symptomatic cramping हो रही हो तब कराना है। May be useful in looking for blood trapped in the uterine cornua। Ultrasound scanning has not been reliably sensitive at diagnosis of PATS, ठीक है। The definitive treatment of PATS is hysterectomy। Definitely हमने symptomatic treatment तो पेशेंट को ऑफर करना ही है, लेकिन जब डेफिनेटिव ट्रीटमेंट की बात आती है तो फिर हमने बताना है कि हिस्टेरेक्टमी है डेफिनेटिव ट्रीटमेंट। क्वेश्चन नंबर 14, 68-year-old woman presented with vaginal spotting on 3 occasions, ठीक है। शी इज़ 68 years old, एज हमने उनकी देखनी है, एंड शी इज़ पोस्ट मेनोपॉजल। शी वॉज नॉट सेक्सुअली एक्टिव बिफोर हर मेनोपॉज।
She suffers from depressive anxiety disorders. An ultrasound scans show a thickened irregular endometrium of 10 mm. देखिए ये तो 4 से 4 mm और से ज़्यादा हो तो हमने पेशेंट को फ़ौरन जो है वो सैम्पलिंग करनी होती है, तो ये तो बहुत ज़्यादा है, तो हमने पेशेंट को करनी है इनकी। और हमने उन्होंने बता दिया कि डिप्रेसिव एंग्जाइटी डिसऑर्डर है, तो आप बस इनका कॉम्प्लिकेशंस जो है ना वो ना ही एडमिट करें और इस तरह करें, डायरेक्ट आउट पेशेंट इनकी विजाइनोस्कोपिक हिस्टेरोस्कोपी करें। विजाइनोस्कोपी में क्या होता है कि आप डायरेक्ट इंसर्शन करते हैं स्टेरोस्कोप की विदाउट द यूज़ ऑफ द विजाइनल स्पेकुलम, तो उसमें वो एक तरह से बिल्कुल नो टच टेक्निक के साथ जो है वो हो जाता है। शुड बी द स्टैंडर्ड टेक्निक फॉर आउट पेशेंट हिस्टेरोस्कोपी स्पेशली वेयर सक्सेसफुल इंसर्शन ऑफ अ विजाइनल स्पेकुलम इज एंटिसिपेटेड टू बी डिफिकल्ट। जाहिर है शी इज सो ओल्ड एंड डिफिकल्ट तो होना ही है, तो कॉन्शियस सिडेशन फॉर आउट पेशेंट हिस्टेरोस्कोपी कन्फर्स नो एडवांटेजेस इन टर्म्स ऑफ पेन कंट्रोल एंड द वुमेन सेटिस्फेक्शन ओवर लोकल एनेस्थीसिया। लाइफ थ्रेटनिंग कॉम्प्लिकेशंस जो हो सकती हैं वो कॉन्शियस सिडेशन की वजह से जो है ना हो भी सकती हैं, तो हमने वो हमारे पास इमरजेंसी ट्रॉली हमेशा अवेलेबल होनी चाहिए हम जब भी इस तरह कोई भी प्रोसीजर कर रहे हों। तो ये भी एमसीक्यू आ चुका हुआ है कि हम अगर कोई भी इस तरह का आउट पेशेंट प्रोसीजर कर रहे हैं, एमबीए कर रहे हैं या हिस्टेरोस्कोपी कर रहे हैं, तो हमारे पास होने चाहिए ये सब चीज़ें, ठीक है। और वो मॉनिटरिंग एंड स्टाफ स्किल्स आर मैंडेटरी इफ प्रोसीजर्स आर टू बी अंडरटेकन यूजिंग कॉन्शियस सिडेशन। Question number 15. 46-year-old woman is attending the outpatient hysteroscopy clinic for the removal of a 2 centimeter endometrial polyp. You decided to use the electrosurgery for the removal of the polyp. Which distension media should be used? अब जो उसमें वो हमने एक टेबल भी याद किया हुआ था, वो आप लोगों से भी हम शेयर करेंगे कि जो मोनोपोलर होते हैं ना उसमें हमने इस तरह से याद किया सिंगल लेटर वाले वर्ड वाले जो है ना वो सारे यूज़ होते हैं, ठीक है। ग्लाइसिन, डेक्स्ट्रान, ये मैनीटॉल, सॉल्यूशन तो कोई वो नहीं है, ऐसे सॉल्यूशन तो सारे ही हैं, तो ये तीनों जो है वो मोनोपोलर में यूज़ होते थे। और कार्बन डाइऑक्साइड और नॉर्मल सेलाइन जो होते थे ना, ये दोनों हमने याद किया हुआ था कि बाइपोलर में, बिकॉज दे आर 2 वर्ड्स, तो वो बाइपोलर में यूज़ हो रहे हैं, ठीक है। तो ये बस याद करने के छोटे छोटे ट्रिक्स होते हैं, इनको हम जब इस तरह से याद करते हैं तो मतलब ऑब्वियसली आपको रिकॉल भी बहुत क्विक होती है और आप एग्ज़ाम में भी जो है वो जल्दी अपना पेपर सॉल्व भी मज़े से कर रहे होते हैं इस तरह से। फॉर रूटीन आउट पेशेंट हिस्टेरोस्कोपी द चॉइस ऑफ अ डिस्टेंशन मीडियम बिटवीन कार्बन डाइऑक्साइड और नॉर्मल सेलाइन शुड बी लेफ्ट टू द डिस्क्रेशन ऑफ द ऑपरेटर। ये बात तो उन्होंने कर दी, लेकिन साथ में वो बताते हैं कि नॉर्मल सेलाइन क्या करता है। एक फ़ायदा जो है वो ये है कि नॉर्मल सेलाइन अपेयर्स टू रिड्यूस द इंसिडेंस ऑफ द वेजोवेगल एपिसोड्स। तो आप कोई पास एक पॉजिटिव बात ज़्यादा है, वरना कोई खास फर्क नहीं है दोनों में। यूट्राइन डिस्टेंशन विद नॉर्मल सेलाइन अलाउज इम्प्रूव्ड इमेज क्वालिटी एंड आउट पेशेंट डायग्नोस्टिक हिस्टेरोस्कोपी टू बी कंप्लीटेड मोर क्विकली कंपेयर टू द यूज ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड। ये एक और अच्छी बात बता दी इन्होंने नॉर्मल सेलाइन की। Operative outpatient hysteroscopy using bipolar electrosurgery requires the use of the normal saline to act as both the distension and conducting medium, ठीक है। तो ये आपने याद कर लेना है, ये बहुत ये हिस्टेरोस्कोपी से रिलेटेड, लेप्रोस्कोपी से रिलेटेड बहुत एमसीक्यूज आते हैं पेशेंट की मैनेजमेंट के हवाले से।